नमस्कार दोस्तों। बिहार आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह को आप लोगों से ये बात बताया था कि हम लोग एक वीकली न्यूज़ एनालिसिस का एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा दूसरा कड़ी या दूसरा एपिसोड हमारा आज शुरू हो रहे हैं। और उम्मीद है आप लोगों को हमारी पहली जो एपिसोड है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और उसी उसी सीरीज़ में अगर हम आगे देखें तो आज का जो हमारा पिछले सप्ताह का कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और उसके हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो पहलू है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि जनवरी के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। उसमें एक न्यूज़ ये आया है कि जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक संपन्न हुई है। तो हम ये देखते हैं कि जीएसटी काउंसिल का संबंध किससे है। तो अगर हम देखें तो जीएसटी काउंसिल का जो अनुच्छेद है ये एक संवैधानिक संस्था है और इसकी संबंध 279 ए अनुच्छेद से है। और जो जीएसटी है वो 101वें संविधान संशोधन से हमारे पूरे देश में लागू किया गया था। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। और ये सबसे पहले जो जीएसटी है वो फ्रांस में शुरू किया गया था। साथ ही भारत में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य आसाम था। अब हम आगे देखेंगे तो हम इसमें ये देखते हैं कि जो हमारा बजट होता है, बजट में 18 लाख करोड़ रुपए कृषि कर्ज का लक्ष्य रखा गया है। या ये इसमें हम हमारे जो पॉलिटिकल पहलू जो देखने वाली बात है वो ये है कि बजट का जो उल्लेख है, ऐसे तो हमारे पूरे संविधान में बजट का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु इसे हम वार्षिक वित्तीय जो समीक्षा है वो हम बोलते हैं। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। अभी एक और न्यूज़ है वो हमारे शिक्षा नीति से है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी पूरे भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। तो उससे एक न्यूज़ जो आया हुआ था वो ये है कि नई शिक्षा नीति के अमल करने का यह साल बेहद अहम रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इस साल में हम नई शिक्षा नीति को बेहतर तरीके से पूरे देश में अमल में ला सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें ये के कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पे लागू की गई थी। और ये वर्ष 2020 में इसकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी। अब हम देखते हैं कि जो ये नई शिक्षा नीति है इसे लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो कर्नाटक है, वहीं दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। वर्तमान में मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो रमेश पोखरियाल हैं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें और ये देखते हैं कि एक अगला न्यूज़ है वो एलआईसी की जो संपत्ति है वो 34 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। तो अब हम यहाँ पे हमें समझने वाली बात क्या होगी कि हम इसके हिस्टोरिकल पहलू पे देखें तो एलआईसी की स्थापना कब की गई। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई। वर्तमान में यह बीमा संबंधी सारे कार्य देखती हैं और इसकी संपत्ति 34 लाख करोड़ से ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर देखें तो एक विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से शुमार एप्पल की जो वैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है वो 3 लाख करोड़
डॉलर के पार कर गई है। 3 लाख करोड़ का मतलब ये इसका जो वैल्यूएशन है, इसका मूल्यांकन 3 ट्रिलियन डॉलर से भी पार कर गई है। अब हम इससे जुड़े कुछ और पहलू भी जान लेते हैं। अगर 3 ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन में पहुंचने वाली ये पहली कंपनी है, तो दूसरी कंपनी कौन सी है? तो इसके जस्ट नीचे अगर हम देखें तो 2.5 लाख करोड़ के पास माइक्रोसॉफ्ट और अल्फ़ाबेट इंक, जो जिसकी वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ है। और अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल की जो सीईओ हैं, वर्तमान में सीईओ टॉम कुक हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ हम ये देखते हैं कि राज्यों को राज्य का 6वां वित्त आयोग से त्रिस्तरीय राज्य के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। अब यहाँ पे वित्त आयोग की बात की गई है। वित्त आयोग का संबंध हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 से है और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो एन.के. सिंह हैं। और वहीं पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज से मैं आपको बता दूं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे लागू की गई है और वर्तमान में जो हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज जो चल रहा है वो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे ही सिफारिश जो की गई थी वही व्यवस्था लागू की गई है। आगे हम देखते हैं कि बिहार के संदर्भ में अगर हम देखें तो एक बहुत मुद्दा जो अभी चल रहा था वो ये कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार साथ आए, ऐसा राजद का कहना है। राजद से संबंध यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल से है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जातिगत जनगणना है इसमें सारे पार्टियां मिल करके इस जनगणना को कराना चाह रही थी। वहीं अगर हम इसके हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पहलू को जानने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहली जनगणना हमारे देश में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में की गई थी। वहीं नियमित जनगणना जिसे हम दशकीय जनगणना कहते हैं वो जनगणना 1881 में की गई थी और उस समय तत्कालीन वायसराय रिपन थे। अगला जो हमारे पास न्यूज़ है वो इकोनॉमिक से है और इसमें ये न्यूज़ था कि वर्ष 2030 तक जापान को पीछे जो अर्थव्यवस्था है उसमें जापान को भी पीछे छोड़ देगा। भारत जो हमारा देश है 2030 तक जापान को पीछे छोड़ देगा। अब हमें इसमें जानने वाले पहलू क्या हैं इस अर्थव्यवस्था में? तो हम इसमें ये जान सकते हैं कि वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। अभी मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के स्थान में 6वें स्थान पर है और इससे ऊपर कौन कौन से देश हैं ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो अगर मैं बताऊं तो सबसे जो बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हमारे विश्व में है वो अमेरिका है, उसके बाद चीन है, उसके बाद जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और 6वें स्थान पर भारत है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारत तीसरे स्थान पर आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका, चीन के बाद हमारे देश भारत की अर्थव्यवस्था आ जाएगी। अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये देखते हैं एक न्यूज़ आया था, ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। जिस तरीके से गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, वैसे ही ओंकारेश्वर जो मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में आता है और ये एक
हमारे देश भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है। वहीं मैं बता दूँ कि इसमें जो हमें जानने वाली बात ये है कि सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र, सोलर प्लांट, जो तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर प्लांट यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, ओंकारेश्वर खंडवा जिले के मध्य प्रदेश राज्य में आता है। दोस्तों, इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी हैं और उसके हम कुछ हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पहलुओं को समझा। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आपके जानकारी और भी बढ़ती जा रही होगी, और एक जो न्यूज़ देखने, पढ़ने और समझने का तरीका है वो भी बढ़ रहा होगा। इसी तरीके के और भी जो हमारे दूसरे वीडियोस हैं, दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे वीडियोस हैं वो लगातार आ रहे हैं। आप भी उससे लाभ ले सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की जो तैयारियां हैं उसको जारी रख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।